बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बच्चों डाउटनेट। और मैं गोपाल सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी। आज 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम नई क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। और मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र की लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। तो चलिए एक नई शुरुआत और एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने वाले हैं आज हम। और शुरुआत से लेकर हम आपको सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल के साथ 1 बाय 1 समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में ना हो। ओके बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं वैद्युत आवेश और क्षेत्र का पहला लेक्चर, जहां पर मैं आपको स्थिर वैद्युत आवेश एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश होता क्या है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि आवेश जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, फिर आवेश के बारे में जानेंगे, आवेश के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आज की पूरी क्लास रहेगी बच्चों, बिल्कुल बेसिक सी क्लास है। और आज मैं आपको बताऊंगा स्थिर वैद्युत आवेश का परिचय, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और हमेशा की तरह मैं यही बोलना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो सबसे पहला लेक्चर जो होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां पर हम बहुत ही छोटी छोटी बातों को जो उस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले होते हैं ना, उसके बहुत ही जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसको हम पहले लेक्चर में आपको बताते हैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, हर चीज आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे बेटा। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना बच्चों, स्टार्ट ही यहीं से होती है। हमारा पहला यूनिट है यूनिट 1, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ये विद्युत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच होता है बेटा स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत नाम से पता चल गया होगा कि यहां पर जो आवेश होते हैं वो स्थिर होते हैं, ये फ्लो नहीं होते, ये प्रवाहित नहीं होते, इसलिए इसका नाम होता है बेटा स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जो 12th फिजिक्स के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है ना, मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 स्थिर विद्युत आवेश और क्षेत्र और चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिता, ये दोनों इसी के पार्ट हैं। तो इसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। और इस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है हमारे पास में विद्युत आवेश और क्षेत्र, बिल्कुल आज की क्लास, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है बेटा वो पूरी की पूरी बेस्ड रहेगी विद्युत आवेश पर। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा कि विद्युत आवेश है क्या। ओके, ये चीज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश ये थोड़ा सा समझ लो, स्थिर विद्युत आवेश क्या है। फिजिक्स जो है ना वो तभी हमको अच्छे से समझ में आता है बेटा जब उसके कॉन्सेप्ट को हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स हमारे डेली लाइफ का ही हिस्सा है। हर चीज में साइंस है, वैसे हर चीज में फिजिक्स भी है। हर वो क्रियाकलाप, हर वो एक्टिविटी जहां पर हमको साइंस नजर आती है वो साइंस फिजिक्स ही है, क्योंकि फिजिक्स को ही मूलभूत विज्ञान बोला गया है। अक्सर देखना, ठीक है, हम जब कोई ऊनी कपड़ा, संश्लेषित कपड़ा बोलते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, जैसे कोई शाल वगैरह लिए हैं या कोई स्वेटर वगैरह पहने हैं, और अचानक से प्लास्टिक की चेयर से उठते ही अगर हम किसी लोहे के कोई भी टेबल है, चेयर है, दरवाजा है, किसी को भी पकड़ते हैं बेटा, हल्का सा हमको क्या होता है, करंट का अनुभव होता है, शरीर में हल्की सी झंझनाहट की अनुभव होती है। ये आप सभी ने अनुभव किया, आपने भी किया, मैंने भी किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया है। या फिर हम बस वगैरह की सीट से, कार वगैरह की सीट से जब हम खिसक कर उठते हैं और अचानक ही किसी चीज को पकड़ते हैं तो हल्का सा झटका लगता है। कई बार हम चेयर से उठते हैं और बाल्टी में अगर पानी वगैरह रखा था उसको टच करते हैं तो हमको हल्का सा झटका लगता है। ये है क्या, ये करंट जो है वो आई कहां से, यही है बेटा स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है, ये स्थिर विद्युत आवेश है जो घर्षण के कारण, जब हमारे कपड़ा जो रहता है वो टेबल वगैरह से क्या होता है बेटा, घिसता है ना, तो घर्षण के कारण से उत्पन्न होती है। और यही हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर विद्युत क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा बोलते हैं जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों और उससे संबंधित, ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको आने वाले 2 चैप्टर्स में। 2 चैप्टर्स में हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा आपको पढ़ा रहे हैं जिसका नाम स्थिर आवेश है। यहां स्थिर आवेश के गुण और उससे संबंधित विद्युत बल,
ठीक है, जो कूलाम के नियम में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे। विद्युत विभव चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाएंगे। विद्युत धारिता है, विद्युत ऊर्जा है, इन सबका अध्ययन करेंगे बेटा। कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 और 2 मिलकर ये कहलाएगा आपका स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत है, आवेश यहां पर कैसे रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं। मैंने बताया था आपको कुछ एग्जाम्पल है बेटा। शुष्क मौसम में स्वेटर संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चरचर की ध्वनि का उत्पन्न होना और कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना, या फिर हम जब किसी प्लास्टिक के चेयर वगैरह में बैठते हैं तो घर्षण के कारण से हल्की सी झंझनाहट का उत्पन्न होना, यह सब क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश होता है। विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय तड़ित का दिखाई देना, मालूम है आपको, जब बादल में गर्जन होती है उस समय भी एक तरह का स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ने पर विद्युत झटके का अनुभव होना, यही चीज मैंने आपको बताया था। टेलीविजन, टीवी या कंप्यूटर के मॉनिटर के नजदीक अपनी हथेली इस्त्री किया गया कागज, अपनी हथेली या इस्त्री किया गया कागज लाने पर कड़क की ध्वनि का उत्पन्न होना या कागज का मॉनिटर की ओर आकर्षित होना। आप देखना कागज के मॉनिटर की ओर बहुत सारे जो हमारे टीवी का मॉनिटर होता है बेटा, ठीक है, या फिर हमारे जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसमें धूल के बहुत सारे कण अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब स्थिर विद्युत की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आज एक कहानी बताऊंगा बेटा। स्थिर विद्युत तो आपने बहुत सारा अनुभव किया है, अब कहानी सुनिए कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ये विद्युत शब्द आया तो आया कहां से, ठीक है, एक्चुअल रीजन क्या है, कहां से आया, कैसे हमने उसको विद्युत बोला, हर चीज बहुत ही बारीकी से और बहुत ही मजेदार ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस क्लास में। इंट्रोडक्शन है विद्युत आवेश का बेटा, परिचय है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा थेल्स की। थेल्स यूनानी वैज्ञानिक, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बोलते हैं। कितनी शताब्दी बेटा, 6वीं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात है। बोलते हैं यूनान कि एक महान वैज्ञानिक, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, इसको यूनानी विज्ञान के जनक कहते हैं। जो यूनान का विज्ञान है ना, उसके ये जनक कहलाते हैं बेटा। थेल्स ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि एक पदार्थ था। पदार्थ क्या था, वो एम्बर। ठीक है, अब बोलेंगे सर एम्बर क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना कि जो थेल्स थे बेटा, थेल्स जो है यूनानी विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। मतलब यूनान जो देश है ना, वहां पर विज्ञान का प्रारंभ इन्होंने किया था, थेल्स ने। और थेल्स ने देखा कि एक एम्बर है, एम्बर एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, कोई पदार्थ का टुकड़ा होगा, एम्बर नामक एक पदार्थ होता है। एम्बर नामक एक पदार्थ होता है, अगर हम एम्बर को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एम्बर में बहुत ही हल्की वस्तु जैसे छोटे छोटे धूल के कण हैं, कागज के टुकड़े हैं, पंछियों के पंख हैं, उनको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। ये किसने देखा था, ये यूनानी वैज्ञानिक ने देखा था। और बहुत पूर्व, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ये कारनामा हुआ था। ठीक है, तो यहां पर जो एम्बर होता है, तो एम्बर के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये एम्बर क्या है, आज तक हमने नहीं सुना। तो एम्बर सुन लीजिए बेटा, एम्बर एक पीले रंग का एक रेजनी पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे में पाया जाता है। पीले रंग का एक रेजनस सबस्टेंस होता है, रेजनस पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे में पाया जाता है। तो ये किसने देखा था, ये यूनानी वैज्ञानिक जो थेल्स है उसने देखा था। फिर बाद में, ठीक है, ये बात आई और गई हो गई। ठीक है, तो ये एक गुण था किसमें, एम्बर में एक ऊर्जा थी, एनर्जी थी कि वो बहुत ही हल्के कणों को अपनी ओर क्या करता था बेटा, अट्रैक्ट करता था। बस यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा और इसके बाद में लगभग 16वीं शताब्दी की बात करें, 6 से पहुंच गया बेटा 16 में। 16वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, एलिजाबेथ, ठीक है, द्वितीय, उसके एक निजी चिकित्सक थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने देखा कि एम्बर में तो ये गुण होता है कि एम्बर को अगर हम किसी ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं या किसी संश्लेषित कपड़े से रगड़ रहे हैं तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर, जैसे धूल के कण है, मैंने बताया कागज के टुकड़े, पंछियों के पंख को अट्रैक्ट कर रहा है। एम्बर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें यह गुण पाया जाता है कि अगर हम उसे किसी ऊनी कपड़े या रेशमी कपड़े से रगड़े तो वो हल्के हल्के कणों को अपनी ओर क्या करने लगता है बेटा, अट्रैक्ट करने लगता है। ये किसने देखा था, ये विलियम गिलबर्ट ने देखा था। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया और भी बहुत सारे पदार्थों के बारे में बताए। मगर एक्चुअल में 1646 में सर थॉमस ब्राउन, ये भी एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने उसको एक नाम दिया।
अभी तक मैंने बताया एम्बर में यह गुण पाया जाता था कि अगर एम्बर को हम किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो वो हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लगता था, तो ये एक आकर्षण का गुण था। उसी आकर्षण के गुण को सर थॉमस ब्राउन ने नाम दिया बेटा, क्या नाम दिया मालूम है? विद्युत। क्या नाम दिया? जो किसमें था ये गुण? एम्बर में था। एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता था, तो उसको सर थॉमस ब्राउन ने नाम दिया बच्चों विद्युत। ठीक है, विद्युत। और यह विद्युत कहां से उत्पन्न हुआ था? घर्षण से, तो इसको बोला गया बेटा घर्षण विद्युत। ये तो हिंदी की बात हो गई। ठीक है, यह विद्युत कहां से? एम्बर को किससे रगड़े थे हमने? किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा था, तब वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था, तो एम्बर में जो आकर्षण का गुण था उसको नाम दिया गया घर्षण विद्युत। थोड़ी सी मैं बात में आता हूं बेटा इसके इंग्लिश नाम पर। थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले क्या बोला कि ये जो गुण है उसको क्या नाम दिया बेटा? इसको नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नाम दिया? रीजन साफ है, ये जो एम्बर होता है ना बेटा, एम्बर होता है, इस एम्बर का ग्रीक नाम, जो ग्रीक भाषा में, ठीक है, इसका जो नाम होता है वो था इलेक्ट्रम। वो क्या था बेटा? इलेक्ट्रम। और इसी इलेक्ट्रम शब्द से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की क्या हुई बेटा? उत्पत्ति हुई। इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना और बाद में हिंदी में उसी को विद्युत कहा जाने लगा। और विद्युत किससे उत्पन्न होता है? घर्षण से, तो उसे हमने घर्षण विद्युत दिया। तो ये कहानी है नाम उत्पत्ति की कि कैसे विद्युत उत्पन्न हुआ। बिल्कुल समझ में आई होगी बात। फिर से एक बार सुन लीजिए। इतिहास शुरू हुआ था कहां से बेटा? थेल्स से। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात थी। उन्होंने देखा था कि एम्बर नामक एक पदार्थ होता है जिसको अगर हम किसी ऊनी कपड़े से रब करते हैं, घर्षण करते हैं, तो बहुत ही हल्की हल्की जो धूल के कण हैं, कागज के टुकड़े हैं, पंछियों के पंख हैं, धूल उन सबको अट्रैक्ट करने लगता है। बाद में विलियम गिलबर्ट ने देखा कि एम्बर के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, मगर अंत में उसको नाम किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने। ऐसी ऊर्जा को जिसके कारण एम्बर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उसको नाम दिया बेटा इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को बाद में हमने विद्युत बोला, और ये विद्युत घर्षण से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको घर्षण विद्युत बोला। अब इलेक्ट्रिसिटी नाम कैसे पड़ा उसकी भी कहानी मैंने बताया। एम्बर का ग्रीक नेम क्या होता है? बोलता है इलेक्ट्रम, और इलेक्ट्रम से ही क्या बना बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बना। इस तरह से एक नामकरण हुआ। ठीक है, और विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई। तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे बेटा घर्षण विद्युत। चूंकि यह विद्युत घर्षण से उत्पन्न हो रही, तो घर्षण विद्युत क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात को। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। दो पदार्थों से अर्थ वही है बेटा। एम्बर को किससे रगड़ा गया था? ऊनी कपड़े से रगड़ा गया था। तो जब एम्बर को ऊनी कपड़ा से रगड़ा गया था तो एम्बर में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। तो वही चीज तो यहां भी बताता है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा? हम घर्षण विद्युत कहते हैं। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा? हम घर्षण विद्युत कहते हैं। तो जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है, उन्हें विद्युतमय कहा जाता है, इलेक्ट्रीफाइड। जैसे एम्बर है, एम्बर में गुण उत्पन्न हुआ था तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे विद्युतमय या इलेक्ट्रीफाइड कहेंगे। ठीक है, और किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि उसने आवेश को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड हो गया, विद्युतमय हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? कि उसने आवेश को ग्रहण कर लिया। अतः विद्युतमय पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम विद्युतमय पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ मतलब चार्ज भी कहते हैं। तो ये थ्योरी थी घर्षण विद्युत की। किसकी बेटा? घर्षण विद्युत की। बात समझ में आई? ठीक है, जो ऊर्जा है वो घर्षण विद्युत कहलाया। अगर किसी जिन पदार्थों में ये गुण उत्पन्न हुआ, जैसे एम्बर में हुआ, तो एम्बर को क्या बोला गया? कि वो विद्युतमय हो गया, मतलब उसमें विद्युत का गुण आ गया। विद्युतमय हुआ मतलब क्या कह सकते हैं? कि उसने आवेश को ग्रहण कर लिया और वो आवेशित मतलब चार्ज्ड हो गया। बिल्कुल। आगे विद्युत आवेश। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश क्या है, इसका मात्रक, विमीय सूत्र और प्रकृति। अब 12th स्टार्ट कर रहे हैं आप, याद रखना जब भी कोई परिभाषा लिखेंगे तो उसका फार्मूला, ठीक है, उसका मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति, फिजिक्स में ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। तो विद्युत आवेश क्या चीज होता है बेटा? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, बोलता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे अर्जित कर लेने पर मतलब पा लेने पर, अगर किसी ने आवेश को पा लिया ना तो वो पदार्थ क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया है। किसके लिए बच्चों? विद्युत आवेश के लिए, कि विद्युत
आवेश जो होती है एक भौतिक राशि है। अगर किसी भी पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया तो वो आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का क्या करने लगता है, प्रदर्शन करने लगता है। मात्रक होता है बेटा कूलम्ब, संकेत होता है सी, विमेय सूत्र m का पावर 0 l का पावर 0 AT। अब बोलेंगे सर ये कहां से आया, तो ये यहां से आया बेटा, हमने पढ़ा है विद्युत धारा I इजिकल टू आवेश प्रवाह की दर Q/T, देन Q इजिकल टू क्या होता है बेटा हमारे पास IT, Q इजिकल टू IT। तो अगर हम विमेय सूत्र की बात करते हैं बेटा तो एंपियर करंट के लिए और टाइम के लिए T, तो AT हो जाता है, AT हो जाता है बेटा। और ये है m नहीं है तो m का पावर 0 l का पावर 0 TA, ये AT इसका क्या होता है, विमेय सूत्र होता है। प्रकृति कैसी राशि है, डायरेक्शन नहीं है तो कैसी राशि होगी बेटा, अदिश राशि होगी। तो परीक्षाओं में जब हमको विद्युत आवेश पूछा जाता है तो हमको यही डेफिनेशन नोट करना है कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। मात्रक कूलम्ब होता है, संकेत सी है, विमेय सूत्र m का पावर 0 l का पावर 0 TA हो गया बेटा। प्रकृति कैसी हो गई इसकी, अदिश हो गई। इसकी प्रकृति कैसी हो गई बच्चों, अदिश हो गई। ओके चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है, ये तो हो गया आवेश। अब बात करेंगे बेटा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश के प्रकारों की बात करते हैं तो विद्युत आवेश के प्रकार सुनिएगा, हम कुछ प्रयोग करेंगे और उन प्रयोगों के आधार पर हम इसको परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रयोग क्रमांक 1, सबसे पहला प्रयोग बेटा प्रयोग क्रमांक 1, आवेश के प्रकार टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमारा सबसे पहला प्रयोग यहां पर, ठीक है। प्रयोग क्रमांक 1 में देखिए हम करते क्या है, हम एक लेते हैं बेटा कांच की छड़। क्या लेते हैं बच्चों, हम एक कांच की छड़ लेते हैं। ये जो है ये है बेटा कांच की छड़ है, ठीक है। ये हमने लिया कांच की छड़। इस कांच की छड़ को, ठीक है, किसी ऊनी कपड़े से रगड़कर हम कहीं पर लटका देते हैं, किसी, ठीक है, हुक या हैंगल जो है हैंगर वगैरह रहता है ना, वहां पर हमने लटका दिया। तो हमारे पास एक कांच की छड़ है। कांच की छड़ मतलब ग्लास रॉड। ये क्या है बेटा, हमारे पास में एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है। इसको हमने क्या किया, ठीक है, ऊनी कपड़े से रगड़ा और लटका दिया। फिर इसी तरह की दूसरी एक कांच की छड़, सेम इसी तरह की एक दूसरी कांच की छड़ लाए बेटा, उसको भी हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा और उसको पहले वाले छड़ के पास लेकर आ गए। बात समझ में आ रही है, पहला प्रयोग कर रहे हैं, हम एक कांच की छड़ लिए, रेशमी कपड़े से या ऊनी कपड़े से रगड़े और उसको हमने कहीं पर हुक वगैरह में लटका दिया तार की सहायता से। फिर उसके पास में हम दूसरा कांच का छड़ लेकर आए, उसको भी उसी तरह की कपड़े से रगड़ा बेटा और उसको भी हमने लटका दिया। तो यहां पर हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने के लिए मिलती है कि ये दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब इनके मध्य में क्या कार्य करता है, प्रतिकर्षण कार्य करता है। क्या कार्य करता है बेटा, प्रतिकर्षण कार्य करता है। ये पहला प्रयोग हुआ। आगे बढ़े, दूसरा प्रयोग, प्रयोग क्रमांक 2। तो प्रयोग क्रमांक 2 में बच्चों जो दूसरा प्रयोग हमने किया वहां पर हमने अब एबोनाइट की छड़ लिया बच्चों। यहां पर हमने क्या ले लिया बेटा, एक एबोनाइट की छड़, ठीक है। जैसे एम्बर होता है उसी तरह का एक पदार्थ होता है हमारे पास में, ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ लिया, ठीक है, एबोनाइट की छड़ लिया बच्चों। ये एबोनाइट की छड़ को हमने क्या किया, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल देखिए, बिल्ली की खाल भी ऊनी होता है, ठीक है। बिल्ली की खाल, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, बैग वगैरह बनते हैं, जैकेट्स वगैरह बनते हैं, तो बिल्ली की खाल से हमने रगड़ा है। किसको रगड़ा है बेटा, एबोनाइट की छड़ को, और उसको भी किसी हुक या हैंगर से लटका दिया। फिर ठीक उसी तरह के बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ा हुआ एक और एबोनाइट की छड़ लिए। ये भी क्या है बेटा, हमारे पास एबोनाइट की छड़ है। इसको हमने पहले वाले छड़ के पास में लाया। तो यहां पर भी हमको सेम वही घटना देखने की मिली कि इन दोनों के बीच में भी कौन सा बल कार्य कर रहा था बेटा, इन दोनों के मध्य में भी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था। इन दोनों के मध्य भी क्या कार्य कर रहा था बेटा, प्रतिकर्षण बल। दोनों प्रयोग समझ में आए। प्रयोग क्रमांक 1 अभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, सुनते जाइए मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा, ध्यान से बस सुनते जाना बेटा। सबसे पहले प्रयोग में क्या किया गया बताया, प्रयोग क्रमांक 1 में बेटा कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया और एक जगह लटका दिया गया। फिर दूसरे
एक कांच की छड़ को उसी तरह की ऊनी कपड़े से रगड़कर उसके पास में लाया गया। क्या देखे, दोनों कांच की छड़ों में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। फिर हमने एक एबोनाइट की छड़ लिया जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा बेटा, उसको भी हमने एक हुक की सहायता से लटका दिया और पास में फिर से दूसरा एक एबोनाइट की छड़ लाए जो उसी तरह के क्या किया गया था, ऊनी कपड़े से रगड़ा गया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिला हमको, इन दोनों के बीच में क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर भी प्रतिकर्षण देखने के लिए मिल रहा है। फिर हमने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया बेटा, तीसरा प्रयोग, प्रयोग क्रमांक 3। अब हमने ऊनी कपड़े से रगड़े हुए कांच की छड़ को एक जगह पर लटका दिया एक हैंगर की सहायता से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास में है कांच की छड़, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, ये कांच की छड़ है। ठीक है, कांच की छड़ है और इसके पास में बच्चों हमने लेकर आया क्या, बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ एक एबोनाइट की छड़। क्या लेकर आए बच्चों, हम एक एबोनाइट की छड़ लेकर आए। तो एबोनाइट की छड़ लेकर आए। अब देखिए, अब इन दोनों के मध्य में जो बल कार्य कर रहा था वो कौन सा बल था बेटा, आकर्षण बल कार्य कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इन तीनों प्रयोगों को देखने से यह समझ में आता है बेटा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक थ्योरी समझाई थी, एक बताया था बेटा, एक कॉन्सेप्ट की अगर किसी भी कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसको अगर हम क्या करें, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां कांच की छड़ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा गया होगा तो कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न हुआ होगा और दो कांच की छड़ लिए तो दोनों कांच की छड़ों में जो आवेश होगा बेटा वो एक ही प्रकार का हुआ होगा, क्योंकि समान एक ही प्रकार के या समान जो बोलते हैं सजाती जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों एक ही प्रकार के रहे होंगे, इसलिए इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य किया बेटा, प्रतिकर्षण। दोनों कांच की छड़ में जो आवेश रहा होगा वो एक ही प्रकार का रहा होगा, इसलिए प्रतिकर्षण कार्य किया। वही चीज हमको एबोनाइट की छड़ में समझ में आई कि एबोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़े तो दोनों छड़ों में भी एक ही प्रकार का, भी ये नहीं पता चला है कौन सा आवेश है, मगर ये पता चल गया बेटा कि एक ही प्रकार का आवेश क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहां प्रतिकर्षण हुआ और कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ में आकर्षण हो रहा है, मतलब दोनों में आवेश जो है बेटा वो अलग अलग है। दोनों में आवेश क्या है, अलग अलग। ध्यान से सुनना आज की क्लास खत्म होते होते A to Z कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस सुनते जाएंगे। ठीक है, शुरुआत है, ध्यान से सुनिए, सब्र रखिए, सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब देखो नामकरण के लिए एक महाराज जी को बुलाया गया था, एक पंडित जी आए थे बेटा। इसका नामकरण जैसे हमारे घरों में होता है ना, बच्चों के नामकरण करने के लिए किसी महाराज को बुलाते हैं, किसी पंडित जी को बुलाते हैं, वैसे यहां पर भी नामकरण करने के लिए बेटा एक पंडित जी को बुलाया गया जिनका नाम था, ये भी वैज्ञानिक है, इनका नाम था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनको नामकरण करने के लिए बुलाया गया महाराज बनाकर। किसका नामकरण करने के लिए बेटा, कांच की छड़ और जो एबोनाइट की छड़ में आवेश है। तो फ्रैंकलिन ने नामकरण किया। कैसे नामकरण किया बेटा, जो कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ था, उसमें जो आवेश था उसको शुरुआत में बेटा, ठीक है, शुरुआत में नाम क्या दे दिया गया था, कचाब। क्या नाम दे दिया गया था उसको, कचाब। ठीक है, ये सबसे पहले नाम ऐसे होते थे, पहले के जमाने में जो नाम थे ना बेटा वो ऐसे होते थे। जो सोमवार को जन्म लिया उसका नाम सोम रख दिए, जो मंगल को उसका नाम मंगल रख दिए, मंगलू रख दिए, बुधवार को हुआ बुधारू रख दिए, जो दिन में हुए उसी नाम पर उसका नाम। आपने सुना होगा, जो हमारे गांव के बच्चे विशेषतः या शहर के बच्चे भी पुराने समय में ऐसा होता था, जिस दिन जो पैदा होता था उस दिन अगर कुछ हो रहा है तो उसी के नामकरण पर कर देते थे। बस वैसे ही सबसे पहले जब नामकरण हुआ ना बेटा, तो कांच की छड़ को क्या बोला गया था मालूम है, कचाब बोला गया था। वैसे ही ठीक है, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कचाब नाम दिया गया था। वैसे ही बेटा एबोनाइट की छड़ में, जो एबोनाइट है ना, एबोनाइट एक तरह का रेजनी पदार्थ था। ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको रेजनी बोला गया था। उसको क्या बोला गया था बेटा, उसको रेजनी बोला गया था। मैं शुरुआत की बात बता रहा हूं, कांच की छड़ में जो आवेश था उसको कचाब, ठीक है, और जो एबोनाइट की छड़ में था, एबोनाइट रेजनी पदार्थ था, उसको रेजनी नाम दे दिया। मगर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे ना महाराज जी थे, उन्होंने नामकरण किया बेटा। जो कांच की छड़ में जो आवेश था उसको नाम क्या दिया उन्होंने धनावेश बोला। ठीक है, इसी को आज भी चल रहा है और इसी को हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज। हम क्या बोलते हैं बेटा इसको, पॉजिटिव चार्ज। और रेजनी, जो रेजोनेंस पदार्थ था उसमें जो आवेश था बेटा उसको क्या नाम दे दिया गया, उसको नाम दिया गया बेटा ऋणावेश। ऋणावेश मतलब कौन सा चार्ज हो गया हमारा, निगेटिव चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज।
अभी भी मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, अभी मैं कंफ्यूजन सारी चीजें क्लियर करूंगा, क्यों धनावेश क्यों ऋणावेश, अभी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचिए और क्लास को ध्यान से देखिए, अंत तक मैंने बोला सब क्लियर होगा। ठीक है, कांच की छड़ में कचाप, कचाप से धनावेश, आज भी चल रहे हैं नाम। एबोनाइट की छड़ में रेजिनी, रेजिनी को हम बाद में क्या बोले बेटा, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज कहें। इस तरह से धनावेश और ऋणावेश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दो प्रकार के आवेश बेटा, जिसे हम धनावेश ऋणावेश कहें। सुनते जाएंगे मेरी बात, अभी मैं और बताऊंगा क्यों क्या हो रहा है। यहां पर एक बात समझ में आई बेटा, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। धन और धन होगा तब प्रतिकर्षण होगा, ऋण और ऋण होगा तब प्रतिकर्षण। विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का हुआ। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल परिभाषा निकल कर आई। देखो होता क्या है बेटा, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करूं, इधर मेरी बात सुनना ना, मैं इसको आपको थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करके अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो यहां पर आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये ना। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बेटा। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा था, क्यों धनावेश क्यों ऋणावेश, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों धनावेश क्यों ऋणावेश। तो देखो क्या हुआ बेटा, हमने कांच की छड़ लिया था। हमने क्या लिया था बेटा, हमने कांच की छड़ लिया था, एक रेशम का कपड़ा लिया था। ये क्या है हमारे पास में, ये बेटा हमारे पास में कांच की छड़ है। ये क्या है बच्चों, हमारे पास में कांच की क्या है बच्चों, छड़ है। ठीक है, कांच की छड़ है। ये क्या है, रेशम का कपड़ा है। ये रेशम का क्या है बेटा, कपड़ा। ठीक है, रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। ठीक है, हाँ, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लो, किसी भी पदार्थ में बोलता है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है बेटा, वो ठीक है, वो पदार्थ में क्या होता है, ठीक है, जितना ऋणावेश होता है, जितना क्या होता है बेटा, ऋणावेश होता है, उतना ही क्या होता है बेटा, धनावेश होता है। ये चीज समझना, भी आगे और एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जितना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर से बराबर है। मतलब पदार्थ क्या होता है बेटा, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ उदासीन होता है। पदार्थ क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। मतलब वो जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। वो कैसे रहता है बेटा, वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता। ये हर पदार्थ, हर चीज के लिए लागू होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ में धनावेश ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। पदार्थ हमेशा उदासीन और न्यूट्रल होता है। तो ये दोनों भी, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा भी कैसे रहा होगा बेटा, न्यूट्रल रहा होगा, उदासीन रहा होगा। ठीक है, मगर जब हमने कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या घटना हुई मालूम है, इस कांच की छड़ से बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकले। कांच की छड़ से क्या निकले बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकले। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, इस रेशम की कपड़े में चले गए। कहां चले गए बेटा, इस रेशम के कपड़े में चले गए। रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों, अधिकता हो गई। और इस कांच की छड़ में मालूम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बच्चों, कमी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश आ गया बेटा, धनावेश। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, वो पदार्थ क्या हो जाता है, वो धनावेशित हो जाता है। वो पदार्थ क्या हो जाता है बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो धनावेशित हो जाता है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वो पदार्थ क्या हो जाता है, वो ऋणावेश प्राप्त कर लेता है। कंफ्यूजन हुआ दूर, क्या हुआ एक्चुअल में, रगड़ने से हो क्या रहा है, रगड़ने से क्या हो रहा है बेटा, रगड़ने से कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन कहां चले जा रहे हैं, वो रेशम के कपड़े में चले जा रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से ये रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया, कांच की छड़ में धनावेश आया बेटा। इस तरह से हमने कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश नाम दिया, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बताया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, वो धनावेशित हो गया। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अब पूछो ना आप लोग, अब मुझे बोलो सर आपको कैसे पता चला कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें गए, ये सब चीज दिखती है क्या? हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को करना चाहिए। सर किसने देखा होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां गए, कैसे पता चला होगा? ये सब तो दिखाई देता ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता बेटा।
बिल्कुल नहीं देखता। अब देखो क्या हुआ होगा, ठीक है, एकदम पते की बात में है जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो हुआ क्या होगा बेटा, जब कांच की छड़ को ना इस कपड़े से रगड़ा गया होगा ना, तो रगड़ने से पहले दोनों का वजन कर लिया गया होगा, दोनों का द्रव्यमान नोट कर लिया होगा। दोनों का क्या कर लिया आप, द्रव्यमान। आप चलो प्रयोग कर रहे हो, आप दोनों का द्रव्यमान, ठीक है, नोट कर लो कि कांच की छड़ का जो मास है इतना है, रेशम के कपड़े का मास इतना है, इसका द्रव्यमान इतना है, इसका द्रव्यमान इतना है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां गए बेटा, रेशम के कपड़े पर गए, रेशम के कपड़े पर गए, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बोलता है अपना द्रव्यमान होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है। तो जो पदार्थ धन आवेशित होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ऋण आवेशित पदार्थ जो होता है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है। तो इस तरह से द्रव्यमान कम और ज्यादा होने से हमको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बात समझ में आई। पहले दोनों का द्रव्यमान पता कर लिया गया होगा, फिर उसके बाद फिर से द्रव्यमान जब देखा होगा, कांच की छड़ में द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान कम है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, पता चल गया, तो वो कैसा आवेशित माना गया, उसको धनावेशित। और यहां द्रव्यमान अधिक हो गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गए, तो ये कैसा हो गया बेटा, ये ऋण आवेशित। ये होती है पूरी कहानी, और इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, तब जाकर बात समझ में आती है। बिल्कुल हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो, ठीक है। किसी भी पदार्थ के लिए हमको याद रखना है, प्रत्येक पदार्थ विद्युत रूपेण हमेशा उदासीन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन धनावेश ऋणावेश की मात्रा होती है आपस में बराबर, ठीक है। हमने देखा एक प्रयोग किया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, क्या हुआ बताया बेटा, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में जा रहे हैं, तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी उसमें धनावेश, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसमें ऋणावेश। कैसे पता चला, हमने देखा कि कांच की छड़ का द्रव्यमान कम हो गया मतलब उसमें धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना इसलिए, और रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बढ़ गया इसलिए उसमें क्या है बेटा, उसमें ऋणावेश है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस तरह से अब इसी को हमने परिभाषित किया कि किसी पदार्थ में क्या बोले बेटा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। एग्जाम में आप यही लिखना परिभाषा और उदाहरण देकर समझाना बेटा। वैसे ही ऋण आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यदि एक एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिस कारण एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है वो धनावेशित होगा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है बेटा वो ऋणावेशित होगा, ठीक है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएंगे वो धनावेशित हो जाएगा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ूंगा बेटा, नॉलेज प्लस। नॉलेज प्लस में मैं आपको यही देने वाला हूं। नॉलेज प्लस में मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉनों की निकल जाने के कारण पदार्थ धनावेशित होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है इसलिए धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। यह समझाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सुनिएगा बेटा क्या बोला, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश कर जाने के कारण पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अतः ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बोलता है बेटा कुछ बढ़ जाता है। जो ऋणावेशित पदार्थ होता है ना उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बोलता है कुछ बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमने क्या किया बेटा, धनावेशित किया है तो द्रव्यमान कम होगा, ऋणावेशित किया है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। मतलब पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन, द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। ये निर्भर किस पर करेगा, अगर ऋणावेशित हो रहा है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, धनावेशित हो रहा है तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। ये याद रखना आप। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अभी तक आवेश उत्पत्ति का जो मैंने आपको थ्योरी बताया बेटा, घर्षण वाला बताया कि कैसे हमने एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घिसा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गए, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित, कांच का छड़ जो है वो धनावेशित हो गया। अब एक्चुअल स्टोरी सुनिए जो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, बहुत ही साफ और मजेदार शब्दों में ना। तो बोलते हैं प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं बेटा, पदार्थ मालूम है 3 तरह की अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। तो जितने भी पदार्थ होते हैं
वो अणुओं से मिलकर बनते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? अणुओं से। तीर का निशान देखते जाना ना, पदार्थ अणुओं से। अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं बेटा? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणुओं का समस्त भार जो होता है उसके केंद्रीय भाग में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। बिल्कुल ऐसे ही चलना। क्या लिखना? कोई पदार्थ जो होता है अणु से मिलकर बनता है, अणु परमाणुओं से। परमाणुओं का समस्त भार कहां होता है? उसके केंद्रीय भाग में होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन होता है बेटा, एक प्रोटॉन होता है जो कैसा होता है बेटा? जो धनावेशित होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें क्या होता है? धनावेश होता है। दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसमें कोई आवेश नहीं होता, जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये चीज हमने देखा है। और यहीं पर मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा बेटा, कोई भी पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ में, मैंने अभी जो पॉइंट लिखा था ये हमेशा याद रखना। कोई भी पदार्थ के लिए बेटा क्या होता है हमारे पास में? कोई भी पदार्थ होता है ना, उसके लिए, ठीक है, किसी भी पदार्थ में क्या होता है बोलता है? जो धनावेश है, ठीक है, कोई पदार्थ में जो धनावेश है बेटा वो बराबर होता है किसके? ऋणावेश के। धनावेश और ऋणावेश क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। दूसरा चीज मैंने बताया, किसी भी पदार्थ में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है बेटा? बराबर होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ये चीज भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो धनावेश बराबर क्या हो गया? ऋणावेश। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मैं अब चलिए ये चीज तो मैंने बता दिया। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? एक बार फिर से आते हैं बेटा। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अणु से। अणु परमाणुओं से। परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में। केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं बेटा। नाभिक में दो तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश नहीं होता। पदार्थ में बता दिया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षा में क्या करते रहते हैं? बोलते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कैसे चक्कर लगाते हैं? कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं बेटा। नाभिक में दो तरह के कण हुए, इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न स्थिर कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी सुनिए। जो नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन रहता है वो अधिक आकर्षण बल से बंधा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना जगह नहीं छोड़ता है, अधिक आकर्षण बल से बंधे होने के कारण। मगर ऐसा इलेक्ट्रॉन बेटा जो अंतिम कक्ष में होता है वो बहुत ही कम आकर्षण बल से बंधा होता है, और इसको कहते हैं बेटा हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जब एक पदार्थ के पास में कोई दूसरा पदार्थ आता है तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए या आवेश ग्रहण करने के लिए क्या होता है बेटा? जिम्मेदार होता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश का आदान प्रदान होता है या आवेश ग्रहण होता है। जिस पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन गया वो ऋण आवेशित हो जाएगा, और जिस पदार्थ से गया वो क्या हो जाएगा बेटा? धन आवेशित हो जाएगा। तो ये थ्योरी होती है आवेश उत्पत्ति का। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत ही सरल है। फिर से सुनिएगा। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अणु से। अणु परमाणुओं से। परमाणुओं का समस्त भार कहां होता है? उसके केंद्रीय भाग पर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? नाभिक। नाभिक में दो तरह के कण, एक प्रोटॉन जिसमें धन आवेश, एक न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश नहीं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं बेटा? चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पास में होता है उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अधिक आकर्षण बल से बंधा होता है, आसानी से अपना जगह नहीं छोड़ता है। और जो बिल्कुल दूर होते हैं, बिल्कुल किनारे पर होते हैं, बहुत ही कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जब एक पदार्थ के पास दूसरा पदार्थ आता है बेटा तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन उसको आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जिस पदार्थ में चला गया वो इलेक्ट्रॉन गया तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा बेटा, और जिस पदार्थ से गया वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देगा तो वो धन आवेशित हो जाएगा। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होता है जो किसी वस्तु को आवेशित करता है। तो यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। याद रखना, किसी भी पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसीलिए तो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए किसी पदार्थ में तो वो ऋण आवेशित हो गया। ये पूरी कहानी है हमारी। ठीक है, बिल्कुल। आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा मेरे पास, चालक। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं चालक जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अच्छी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, वो क्या होते हैं बेटा? वो चालक होते हैं। और विद्युत रोधी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है, जो विद्युत को अपने में से होकर प्रवाहित नहीं होने देते, वो विद्युत रोधी कहलाती है।
एक क्विज है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनके आंसर्स आपको देना होगा जो कि आज ही की क्लास पर बेस्ड है बेटा। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्विज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, धातु के एक विलगित गोले को धनावेश दिया जाता है, उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया था धनावेश दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा, कमी है, इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धनावेश दिया गया, द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल आपको लगता है सही होगा। धातु के एक विलगित गोले को धनावेश दिया जाता है, उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिएगा दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या होगा। प्रोटॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या डी इनमें से कोई नहीं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस पर चर्चा किया था कि कोई भी वस्तु के आवेशित होने का जो मूल कारण होता है वो क्या होता है, क्या होगा। कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा, जल्दी से आंसर दे सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं बेटा, बिल्कुल कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या होगा, प्रोटॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ये। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, जहां पर मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकारों के बारे में बताया, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत समझाया बेटा। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कौन कौन से उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, मूल गुण होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बिल्कुल ये नया बैच है बच्चों, तो जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्लास शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी क्लास उन तक पहुंच सके और बाद में वो भी हमारी क्लासेस लगातार ज्वाइन कर सके। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में।